नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। विद्यार्थियों, तुम्हारा संघर्ष जितना ही मुश्किल होगा, आपकी जीत भी उतनी ही शानदार होने वाली है, इसमें कोई शक और शुबह नहीं है। विद्यार्थियों, अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई कसर आप लोगों को नहीं छोड़नी है, बल्कि अपनी ताकत जो है ऐसी जगह पर लगानी है ताकि आपके सपने पूरे करने में कोई बाधा ना आ सके। अगर सच में तुम कुछ करना चाहते हो तो रास्ता आपके जीवन में जरूर निकल आएगा, वरना ना करने वाले लोगों के तो बहुत सारे बहाने होते हैं। दुनिया तो सिर्फ आपका हाल चाल ही पूछती है, लेकिन फिक्र आपकी तो सिर्फ आगे बढ़ने की आपके माँ बाप ही करते हैं। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे लोग ही खड़े रहेंगे और कोई साथ नहीं आएगा। इसलिए समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए आप जो है अपने लक्ष्य की ओर लग जाइए। मैंने सब कुछ इस दुनिया में देखा है, लेकिन मंजिल जैसा कोई भी नहीं नजर आया है। विकल्प आपके बहुत सारे मिलेंगे जो आपको मंजिल से भटकाएंगे, लेकिन यदि आपने सिर्फ एक ही संकल्प कर लिया तो वही काफी होगा आपको मंजिल फतह करने के लिए। तो आइए जुड़िए हमारे चैनल के ऊपर। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही शानदार कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। हम आपके लिए पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का भाग है, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे, जिसके लिए आपको इसकी जानकारी भी होना बहुत आवश्यक है। आपकी मांग के ऊपर हम लेकर उपस्थित हुए हैं संपूर्ण संस्कृत के पाठ्यक्रम को। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ में। आप सभी लोग कक्षा को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न के साथ में आज के सत्र की शुरुआत है। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? विकल्प हैं आपके घटकर पर, भर्तृहरि, कालिदास, भारवी। आप सभी लोगों को अपना शानदार उत्तर करना है। किस कवि की वाणी नारिकेल फल अर्थात नारियल के फल के समान मानी जाती है? तो दोस्तों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है इस प्रश्न के लिए विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। भारव कवि की वाणी नारिकेल फल के समान मानी जाती है। क्यों मानी जाती है इसको हम लोग आगे समझेंगे। आपके लिए अभी कंफर्मेशन हो जाएगा क्यों जो है मानी जाती है। मल्लिनाथ जी ने, किसने? मल्लिनाथ जी ने भारव के काव्य के बारे में लिखा है। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि यद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भर सारमस्य रसिका यथेप्सितम। अब जो है हम लोग जानते हैं इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों। अर्थात भारव का काव्य जो है ऊपर से नारियल के समान है, और यदि आप ऊपरी कठोर भाग को यानी छिलके को तोड़ सके तो भीतर से मधुर रस छलक पड़ेगा। यानी यही इसका अर्थ है कि जो भारव जी हैं इनका साहित्य कैसा है, ऊपर से नारियल के फल के समान कठोर है, और जो उसको तोड़ लेगा तो अंदर से क्या है, मीठा रस छलकता दिखाई पड़ेगा। और भारव जी की एक प्रमुख रचना है, उसका नाम क्या है? किरातार्जुन नियम। हम लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? भगवान राम के जीवन से संबंधित इनमें से नाटक कौन सा है?
मालती माधव, स्वप्नवासव दत्ता, महावीर चरित्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस रचना में यानी जिस नाटक में भगवान राम का जीवन चित्रण है उसका उत्तर होगा आपका विकल्प बी, महावीर चरितम। और भवभूत के द्वारा रचित नाटक है महावीर चरितम। इनके द्वारा लिखे गए 3 नाटक हैं विद्यार्थियों। कितने नाटक हैं? 3 नाटक। महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। और जो उत्तर रामचरितम है ये है भवभूत जी का, यानी तीनों नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक माना गया है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग कितने हैं? 18, 20, 19, 21। तो जो है रघुवंश महाकाव्य, इसमें कितने सर्ग हैं? तो उत्तर होगा आपका 19 सर्ग हैं। और इसमें राजा दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ष तक के इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का चित्रण किया गया है। और रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है आपके महाकवि कालिदास जी ने। फिर विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? साहित्य यानी क्या है साहित्य? चलिए देखते हैं साहित्य क्या क्या काम करता है। शिवेतर रक्षते है, सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है, का कार्य बिंब निर्माण करना है। तो साहित्य क्या है? शिवेतर रक्षते, ये भी सही है, सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है। 1 2 1 2 3 1 3 4 3 4। तो 1 2 3 कहाँ पर है? विकल्प बी में। और यही विकल्प भी आपका विद्यार्थियों राइट आंसर होगा इस साहित्य के संदर्भ में। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है विद्यार्थियों उसे क्या कहते हैं? उसे आप लोग व्याकरण शास्त्र के नाम से जानेंगे। और व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? शब्दानुशासन। शब्दानुशासन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें क्या है, शब्दों का अनुशासन में ही प्रयोग होता है, इसलिए व्याकरण को शब्दानुशासन कहा गया है, जो वर्णों या शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखता है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, राजशेखर के नाटक का नाम बताइए। बाल रामायण, नेषधानंद, चंड कौशिक, आश्चर्य चूड़ामणि। तो क्या है राजशेखर के नाटक का नाम विद्यार्थियों? आप सभी का उत्तर होगा, यह दिया है विकल्प ए, तो राइट आंसर माना जाएगा। यानी राजशेखर नाटक के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा, यानी पूछा जा रहा राजशेखर का नाटक कौन सा होगा? बाल रामायण। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो राजशेखर जी हैं आपके, ये कन्नौज के राजा कौन? महेंद्र जी के आश्रित कवि थे, यानी इनके दरबार में रहते थे। और राजशेखर के पिता का नाम क्या है? दुर्दक। और माता का नाम क्या है? शीलवती। इनके द्वारा रचे गए अन्य ग्रंथ हैं जैसे कि काव्य मीमांसा बड़ा प्रसिद्ध है, बाल भारत या प्रचंड रामायण, विद्धशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी इत्यादि। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर चलेंगे। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? उभयामिसारिका, रघुवंशम, मालती माधवम, बेड़ी संहार। तो इनमें से जो नहीं है नाटक उसका नाम है विकल्प बी, रघुवंशम। क्योंकि जो रघुवंशम है विद्यार्थियों, ये है महाकवि कालिदास जी का क्या है? ये महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं। कितने? 19 सर्ग हैं। कालिदास जी का एक और महाकाव्य है जिसका नाम है कुमार संभवम, और इसमें कितने सर्ग हैं कुमार संभव में? तो ये 17 सर्गों में विभाजित किया गया महाकाव्य है कालिदास जी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है,
कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतुसंहार, बुद्धचरित, कुमार संभव, रघुवंश। तो जो रचना इनमें से नहीं है महाकवि कालिदास जी की, उसका नाम होगा बुद्धचरित। चूंकि विद्यार्थियों बुद्धचरित ये रचना अश्वघोष जी की है। किसकी है? अश्वघोष जी की। और ये 28 सर्गों में विभाजित है। कितने? 28 सर्गों में। इसमें शांत रस की प्रधानता है। और यह क्या है? एक महाकाव्य है विद्यार्थियों, बुद्धचरित। जबकि ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश ये सभी रचनाएं महाकवि कालिदास जी की हैं। हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, कौन सी कृति भवभूति जी की नहीं है? महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित, कर्पूर मंजरी। तो जो रचना इनमें से नहीं है भवभूत की, उत्तर होगा आपका कर्पूर मंजरी। और महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित ये तीनों रचनाएं भवभूत जी की हैं। फिर विद्यार्थियों जो आप रचना देख रहे हैं विकल्प में कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? राजशेखर जी। कौन है? राजशेखर जी। भवभूति विदर्भ देश में स्थित पदमपुर के निवासी हैं। इनका प्रारंभिक नाम क्या है? श्रीकंठ। इनके द्वारा रचे गए 3 नाटक हैं। कितने? 3 नाटक। महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम इत्यादि। भवभूति के उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता है। किसकी? करुण रस की प्रधानता मानी गई है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। ऋतुसंहार है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो जो रचना नहीं है इनमें से महाकवि कालिदास की, उसका नाम है विकल्प डी नैषधीय चरित। चूंकि नैषधीय चरित जो है ये श्रीहर्ष जी ने लिखा है। इसमें 22 सर्ग हैं। ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। और इस ग्रंथ में महाभारत के नल उपाख्यान के आधार पर कवि ने नल दमयंती की प्रेम कथा का चित्रण किया है। जबकि ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी के द्वारा रचे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता हैं। बड़ी ही शानदार रचना है ये। कालिदास, भारवी, बाणभट्ट, जयदेव। तो किसने लिखा है विद्यार्थियों गीत गोविंद? तो ये रचना है आपके जयदेव जी की। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम ये सभी जो है रचनाएं किसकी हैं? कालिदास जी की। और किरातार्जुनीयम ये जो है भारव की रचना है। कादंबरी और हर्षचरितम ये जो है बाणभट्ट की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? कादंबरी और हर्षचरितम किसने लिखा है? बाणभट्ट जी ने। फिर जो है हम सभी लोग आगे के क्रम में बढ़ेंगे। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, क्या है? संधि से संबंधित है आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। यानी शब्द क्या दिया गया है? अन्वय। और इसका पूछा क्या जा रहा है? संधि विच्छेद। विकल्प हैं आप सभी के, अनधन वयः, अनधन अयः, अनुधन अयः, अनुधन वयः। तो अन्वयः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी, अनुधन अयः। आगे हम लोग देखते हैं यानी किस प्रकार ये जो है संधि विच्छेद किया गया है। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋष के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। जैसे कि उदाहरण है यद्यपि। क्या है? यद्यपि इसको कहा गया है। तो विच्छेद क्या है? यदि धन अपि है। इसी प्रकार जो है अनुधन अयः मिलकर के बना है अन्वयः, अर्थात ये भी क्या है? यण संधि का उदाहरण है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, नई तादृशाः का संधि विच्छेद क्या होगा? ना धन एतादृशाः, नई धन एतादृशाः, नत धन एतादृशाः, नयत धन दृशाः। तो नई तादृशाः का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए,
ना धन एतादृशाः। और ना धन एतादृशाः में क्या है विद्यार्थियों, ना में अंतिम वर्ण आ है और एतादृशाः का प्रारंभिक वर्ण ए है। आ और ए मिलकर के अय बन जाता है, अर्थात जो है यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। यानी जो उदाहरण है आपका नैतादृशा, इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, यानी परिभाषा नियम क्या है, जब छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद में ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अय हो जाता है, और ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। और यही नियम जो है नैतादृशाः आपके उदाहरण में लगा हुआ है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, तवलकारः का संधि विच्छेद होगा। तवधन लकारः, तवधन लृकारः, तवधन ऋकारः, तवलधनकारः। तो उदाहरण है आपका तवलकारः, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विकल्प भी तवधन लृकारः। ये जो है किस प्रकार बना है इसको हम लोग आगे देखते हैं। यानी ये जो उदाहरण है आपका तवलकारः, ये जो है गुण संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों। किसका है, गुण संधि का। गुण संधि की परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो गुण संधि का हमारी संस्कृत में सूत्र क्या है, आद गुणा। क्या सूत्र है, आद गुणा। परीक्षा में कभी कभी ये सूत्र भी पूछा जाता है किस संधि का है। तो क्या होता है इसमें, जब छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद में छोटी ई बड़ी ई हो तो ए उ बड़ा उ हो तो ओ हो जाता है, और री हो तो अर हो जाता है, ली हो तो अल हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई मिल करके ए बन जाएगा। छोटा आ बड़ा आ, छोटा ओ बड़ा ओ मिलेगा तो ओ बन जाएगा। छोटा आ बड़ा आ और री मिलेगा तो अर बन जाएगा। छोटा आ बड़ा आ री मिलेगा तो अल बन जाएगा। इसी से ये बना है उदाहरण आपका तवलकारः। यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तवधन लृकारः। तो जो तव है, तव का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ, और लृकारः का प्रारंभिक वर्ण क्या है, री। दोनों मिलकर के अल बन जाएंगे, आपका सही हो जाएगा तवलकारः। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संधि विच्छेद की सही संधि का विकल्प पहचानना है। संधि विच्छेद क्या है, मनः धन बल, मनोबल, मनाहबल, मबल, मनबल। तो आप जान गए होंगे मनः बल यानी मनः धन बल है, इसका संधि वाला शब्द कौन सा बनेगा, आपका उत्तर होगा विकल्प ए मनोबल। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जो ये आपने देखा मनोबल मनः बल जो बना, तो ये क्या है, आपको देखते ही पहचान लेना चाहिए क्या यहाँ पर विसर्ग संधि है, क्योंकि मनः धन बल में विसर्ग लगा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे संधि किसे कहते हैं। किसे कहते हैं संधि की परिभाषा में, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है विद्यार्थियों। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। एक है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ में स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन भी मिल सकता है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, क्या है उदाहरण है निश्चय, विच्छेद क्या होगा, निधनचय। फिर उदाहरण है निष्कपट, विच्छेद क्या होगा, निधन कपट। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प बताना है। उदाहरण है पित्राज्ञा, विकल्प हैं पितृधनाज्ञा, पितृधनाज्ञा, पितृधनज्ञा, पितृधनाज्ञा। तो पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, आपका उत्तर विकल्प बी पितृधन आज्ञा।
और ये जो है विद्यार्थियों पित्राज्ञा जो शब्द है आपका यण संधि का उदाहरण है। किसका है? यण संधि का। उसके बाद में कुछ हम और भी उदाहरण देख लेते हैं यण संधि के, जैसे कि अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक बनता है। अन्वय, अभी आपने ऊपर देखा था अनुधन अय बराबर अन्वय। ये सभी उदाहरण किसके हैं? यण संधि के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सद धन जन, सत धन जन, सत धन जान, सज धन जन। तो सज्जन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प बी सत धन जन, ये इसका संधि विच्छेद होगा। और जो सज्जन आपका शब्द है विद्यार्थियों, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि ता के बाद, यानी ता के बाद जा झा आए तो ता जा में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है सत धन जीवन। तो आप देख रहे हैं क्या है? सत में ता और उसके बाद में जा आया है, तो ये जो पूर्व का ता है वो जा में परिवर्तित हो गया, बन गया आपका सज्जीवन। ऐसे ही उदाहरण है सत धन जगत बराबर बनेगा सत जगत। और उपर्युक्त उदाहरण में स्तोह इश्चुना इश्चु सूत्र का प्रयोग किया गया है। कौन सा सूत्र है? स्तोह इश्चुना इश्चु, ये संस्कृत का सूत्र है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपने संस्कृत भी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, और यदि पढ़ी है तो आपको पता होगा स्तोह इश्चुना सूत्र क्या होता है और संस्कृत में है या फिर नहीं है। आगे चलेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संकल्प में कौन सी संधि है? उदाहरण है आपका संकल्प, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। तो संकल्प विद्यार्थियों यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका विच्छेद क्या बनेगा? समधन कल्प। क्या बनेगा? समधन कल्प। इस संधि में यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर वर्ण हो जाता है। यानी क्या बताया जा रहा है? यदि इस संधि में क्या होता? माँ के बाद, माँ को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो क्या है? माँ का अनुस्वार में बदलाव हो जाएगा, या जो बाद वाला वर्ण है उसको अपने पंचम वर्ग में परिवर्तित होना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आप देख लीजिए, उदाहरण से आप समझ लीजिए। जैसे कि संकल्प है वैसे ही उदाहरण है आपका संगम। तो संगम में क्या है? इसका जब विच्छेद करते हैं तो बनता है आपका समधन गम। क्या बनता है? समधन गम। तो आप देख रहे हैं जो सम है, तो सम में जो अंतिम वर्ण क्या है आपका? मा आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरी तरफ क्या है? गम। तो गम ये क्या है? गम का जो गा है, तो गा है ये स्पर्श व्यंजन, का खा गा गा अंगा, ये सब स्पर्श व्यंजन है। तो गा जब आपका ये प्रारंभिक वर्ण जो है ये आपका स्पर्श व्यंजन है, तो ये क्या होगा? या तो इसको अनुस्वार कर दीजिए। तो जब अनुस्वार कर दोगे तो क्या है? आप देख रहे हैं सा के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगा हुआ है, जिसे आप चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु या अनुस्वार जो भी कहते हैं, तो वो आपका जो है अनुस्वार लगा हुआ है। या फिर इसको जो है आप उसके पंचम वर्ण में बदल दीजिए। पंचम वर्ण कौन सा होगा? का खा गा गा अंगा, और अंगा में क्या है आपका? उसमें भी अनुनासिक अनुस्वार आ रहा है। इसी प्रकार जो है आपका उदाहरण है पंचम, इसका विच्छेद क्या बनेगा? पम धन चा, पा के बाद में चा है, चा चा जा जा इया, यह स्पर्श व्यंजन है, इसलिए अपने अनुस्वार में बदल जाते हैं। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत उदाहरण ये परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जाएं, क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। मन धन योग, मन धन योग, मन धन आयोग, मनोधन योग। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए मन धन योग। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी विसर्ग लगा हुआ है, अर्थात क्या है? यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। जब कुछ ना पता हो तो तुक्का भी ऐसे ही मारिए, मन यानी विसर्ग लगा है तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, जाहिर सी बात है। यदि विसर्ग के पहले आ आए, विसर्ग के पहले आए
और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या फिर यारा लावा हा हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, यानी छोटा ऊ हो जाता है। और यह छोटा ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर, पूर्ववर्ती यानी पहले वाले आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। इसमें जो है यही नियम लगा है। क्या लगा है आप इसको समझ लीजिए जरा। क्या इसमें कहा गया है विसर्ग के पहले आ हो, तो आप देख रहे हैं जो मनः है, तो मनः जब हम लिखते हैं बोलते हैं तो उसके पहले आ ध्वनि आ रही है। फिर क्या है, यानी यहाँ पर आ गया विसर्ग के पहले। उसके बाद में किसी वर्ग का, यानी किसी भी वर्ग का हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, तो यहाँ पर वर्ग का तो व्यंजन योग में है नहीं। फिर क्या है, या फिर या तो वर्ण का आएगा या फिर क्या होगा, यारा लावा हा रहे, तो यहाँ पर क्या है, योग में या है। ये आ गया आपका नियम, यहाँ पर या आ गया है, तो ये क्या है, ये ऊ में परिवर्तित हो गया। और ऊ जो है गुण संधि के द्वारा ओ में परिवर्तित हो जाता है और आपका बन जाता है मनोयोग। फिर इसी प्रकार अन्य आपके उदाहरण कई सारे दिए गए हैं, ये भी इसी नियम के ऊपर आधारित हैं। सरोज, सराधंजा, वयोवृद्ध, वयाधन वृद्ध, यशोदा, यशाधनदा, सब में जो है यही नियम लगा हुआ है। यानी क्या है, विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद में रा है, ये ओ में बदल गया है गुण संधि के द्वारा। जा भी ओ में बदल गया है गुण संधि के द्वारा। और इसमें क्या है, आप देख रहे हो ये वाह है, ये भी गुण संधि के द्वारा ओ में बदल जाता है। और इसमें दा है, ये भी जो है आपका गुण संधि के द्वारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। फिर विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन है, नमस्ते शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। नम धनस्ते, नमस्धनते, नमः धनते, न धनमस्ते। तो इसमें क्या होगा, विच्छेद बनेगा आपका नमस्ते का नमः धनते, और इसमें भी नमः लिखा हुआ यानी विसर्ग लगा है। तो बगैर किसी सोच विचार के आपको अगर उदाहरण में पूछा जा रहा है विसर्ग संधि उत्तर लगा देना है। और विसर्ग के साथ में जब स्वर अथवा व्यंजन मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर भी विद्यार्थियों क्या है, विसर्ग संधि है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन दिया गया है, शरत धन इंदु से बनेगा, यानी क्या उदाहरण बनेगा शरत और इंदु मिलकर के, शरदिंदु, शरतेंदु, शरतींदु, शरदेंदु। तो शरत धन इंदु से मिलकर क्या बनेगा, आपका विकल्प ए शरदिंदु। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, अभी आप जान जाएंगे आगे। पहली बात तो ये जो है शरदिंदु विद्यार्थियों व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका, व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद, क्या कह रहा है नियम इसका, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद, तो यहाँ पर क्या है, शरत में आप देख रहे हो ता लगा हुआ है, ठीक है, ता लगा हुआ है, यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, के बाद, बाद में क्या है, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, तो यानी चतुर्थ या तृतीय वर्ण आए, या फिर यारा लावा हो, या फिर कोई स्वर आए, तीन बातें यहाँ पर लगेंगी। यानी का, चा, टा, ता, पा के बाद में या तो तीसरा चौथा वर्ण आए किसी वर्ग का, या फिर यारा लावा हो, या फिर कोई स्वर आए, तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान में अपने ही वर्ग का, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो पहले आप इसी से समझ लीजिए, यानी का, चा, टा, ता, पा के बाद में, तो यहाँ पर क्या है ता, इसके बाद में क्या है, किसी वर्ग का जो है तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो ता था दा, यानी क्या है, ता था दा, वो आ जाए, तो क्या है, अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो शरदिंदु कैसे बना है, शरदिंदु कैसे बना है, ता था दा का तीसरा वर्ण दा होगा, तो उसी से बन जाएगा आपका शरदिंदु। ऐसे ही आपका उदाहरण दिया गया है दिग्भ्रम, तो दिग्भ्रम का विग्रह क्या होगा, दिक धन भ्रम। तो यहाँ पर क्या है, का के बाद में आया है भा, और का क्या है, का, खा, गा, अपने तीसरे वर्ण में यहाँ परिवर्तित हो जा रहा है, तो बन क्या जाएगा, दिग्भ्रम। चूंकि का ये जो है आपका क्या है, वर्गीय व्यंजन है।
फिर विद्यार्थियों आप सभी का अगला क्वेश्चन है, भान्वागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भान्वधन आगमन, भानुधन आगमन, भानुधन आगमन, भानधन आगमन। तो भान्वागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प बी भानुधन आगमन। अब ये भानुधन आगमन कैसे बना है, कौन सी संधि है, कौन सा नियम लगा है, उसे हम जानते हैं। जैसे उदाहरण है आपका भान्वागमन, विच्छेद क्या बना है? भानुधन आगमन। यहाँ पर पहली बात तो आपको मोटी मोटी बात जाननी है, क्या यण संधि है? कौन सी यण संधि है? जब छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर हो तो छोटी ई बड़ी ई का या बन जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन वा में हो जाता है, और यदि री है तो री का परिवर्तन रा में, यदि ली है तो ली का परिवर्तन ला में हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है आपका अत्यल्प, संधि विच्छेद क्या बनेगा? अतिधन अल्प। फिर है यद्यपि, संधि विग्रह क्या होगा? यदिधन अपि। फिर है इत्यादि, संधि विग्रह होगा इतिधन आदि। स्वल्प, संधि विग्रह क्या होगा? सुधन अल्प। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा रेयर केसेज वाला है, इसलिए इसका विग्रह और उदाहरण दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, परीक्षा में टपक सकता है। स्वल्प मतलब विग्रह क्या होगा? सुधन अल्प। फिर है मनवंतर, संधि विग्रह क्या होगा? मनुधन अंतर। और यण संधि का सूत्र क्या है हमारे यहाँ? इको यणचि। क्या है सूत्र? इको यणचि। फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्रम में आपका क्वेश्चन दिया गया है, षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? षडधनानन, षडधनानन, षटधनानन, षडाधनन। तो उदाहरण है आपका षडानन, संधि विग्रह क्या बनेगा? विकल्प सी षटधन आनन। और षडानन ये जो है विद्यार्थियों व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि का। इसे आपको ध्यान में रखना है। और ये कैसे बना है, कैसे विग्रह हुआ है, इसके हम नियम को देखते हैं। यदि का चा टा ता पा के बाद, यानी अभी आपने इसका उदाहरण एक देखा था ऊपर, का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चतुर्थ वर्ण आए, या यारा लावा आए, या फिर कोई स्वर आए, तो काचा टाता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, बहुत ही शानदार परिभाषा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है आप समझ लीजिए कैसे क्या बना हुआ है। तो षडानन आपका ये शब्द हो गया, जब विग्रह किया गया तो बनता है आपका षटधनानन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, षट का अंतिम वर्ण जो है टा दिया गया है। क्या है? षट का अंतिम वर्ण टा है, और टा के बाद में क्या है? प्रारंभिक वर्ण आनन लिखा हुआ है, यानी आनन शब्द है। इसका प्रारंभिक वर्ण क्या है? ये बड़ा आ है, और बड़ा आ क्या है? स्वर है। तो आपको बताया गया है यदि टा के बाद में कोई तीसरा चतुर्थ वर्ण आ जाए, तो तीसरा चतुर्थ यहाँ पर है नहीं वर्गों का, और यारा लावा भी नहीं है। फिर क्या है? इसी में नियम है कोई स्वर आए, तो टा के बाद में आपका बड़ा आए स्वर है, तो ये क्या हो गया? अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो टा क्या बदल गया? टा ठा डा, यानी टा ठा डा का तीसरा वर्ण क्या है? डा है, तो बन गया आपका षडानन। फिर विद्यार्थियों अन्य हम उदाहरणों को देखेंगे कैसे जो है अन्य उदाहरण इस नियम के द्वारा बनते हैं। जैसे कि दिग्गज विग्रह है दिक धनगज, ये भी इसी नियम से बना है। वागजाल विग्रह होगा वाक धनजाल, ये भी इसी नियम में है। षड दर्शन विग्रह है षट धन दर्शन। तद्रूप विग्रह है तत् तन रूप। फिर है अजंत विग्रह है अच धन अंत। और ये सभी उदाहरण विद्यार्थियों इसी नियम के ऊपर आधारित हैं, और सभी के सभी ये उदाहरण दिग्गज, षडदर्शन, अजंत, तद्रूप, वागजाल ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद आप सभी का अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋगधनवेद, 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 ऋधन गवेद। तो ऋग्वेद आपका उदाहरण है, संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी ऋगधन वेद।
अब ये ऋग्वेद विद्यार्थियों संधि विच्छेद ऋक धन वेद कैसे बना है, इसे अब हम लोग जानते हैं। कौन सा नियम लगा है, किस प्रकार ये विच्छेद हो गया है, इसका जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। शब्द है आपका ऋग्वेद, विच्छेद बना है ऋक धन वेद, और ये भी क्या है विद्यार्थियों, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इतनी बातों तो आपको अपनी परीक्षा के लिए याद ही रखनी है कि शब्द कौन सा है और विग्रह क्या बनेगा और इसमें संधि कौन सी है। कोई सूत्र नहीं लगा पाओ, भूल जाओ, नहीं मालूम है, लेकिन ये मोटी मोटी बातें आपको परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखनी है। हमारे यहाँ क्या है, संस्कृत में व्यंजन संधि का सूत्र है, क्या है, झलाम जशो अंते। क्या सूत्र है, झलाम जशो अंते। अगर आप इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक कुछ भी बनना चाहते हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में, किसी राज्य में, तो आपको ये सब सूत्र आने चाहिए। अगर नहीं आता है तो बेड़ा बंटाधार हो जाएगा। तो आप जानते होंगे यदि आपने हिंदी संस्कृत पढ़ी है ठीक से। तो ये क्या है, व्यंजन संधि में सूत्र आता है झलाम जशो अंते। सूत्र के आधार पर यहाँ जशत्व का प्रयोग हुआ है। किसका, जशत्व का प्रयोग हुआ है। झल, झल यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के स्थान पर जश, जश का मतलब है वर्गों का तृतीय वर्ण आदेश होकर ऋग्वेद जो है पद बना है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने आपके हिंदी की समस्त परीक्षाओं में पूछी जाने वाली अनिवार्य संस्कृत भाग के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम उपस्थित हुए थे। हमें उम्मीद है कि ये सत्र, ये कक्षा आपको पसंद आएगी, और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने साथी दोस्तों मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार हमारे लिए ऊर्जा बनता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर से अगले नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।